भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उनके परिवार का भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होने का एक लंबा इतिहास रहा है। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। छोटी उम्र से ही भगत सिंह बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनते आ रहे थे। उनके दादा अर्जुन सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज आंदोलन के अनुयायी थे। इस प्रभाव ने भगत में देशभक्ति की गहरी भावना पैदा की। एक बच्चे के रूप में भगत सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। वे इतिहास, राजनीति और दर्शन की किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उनके परिवार ने उनकी बौद्धिक खोज को प्रोत्साहित किया। किसी को नहीं पता था कि यह चमकती आंखों वाला लड़का एक दिन भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बन जाएगा। जैसे जैसे भगत सिंह किशोरावस्था में पहुंचे, भारत की आजादी की लड़ाई के लिए उनका जुनून और तेज होता गया। उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे। युवा भगत के जीवन में पोवरोतनी मोमेंट 1919 में आया, जब वे जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल पर गए। इस भयानक घटना ने भगत के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। क्रांतिकारी नेताओं से प्रेरित होकर भगत सिंह ने विभिन्न विचारधाराओं को खोजना शुरू किया। 16 साल की उम्र में वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए घर से निकल गए। अपने कॉलेज के दिनों में भगत सिंह छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए युवाओं को संगठित करने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। 20 साल की उम्र में भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों ने गति पकड़ी। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया। भगत सिंह के विद्रोह के पहले बड़े कार्यों में से एक काकोरी कांड में उनकी भागीदारी थी। 1928 में भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने जेपी सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। ये कार्रवाई लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। इस हत्या ने भगत सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। शायद भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे दुस्साहसी काम 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट करना था। बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने असेंबली चैम्बर में गैर घातक बम और पर्चे फेंके। उनका इरादा औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साहसिक बयान देना था। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह पर एक अमिट छाप छोड़ गया। 12 साल की उम्र में उन्होंने इस त्रासदी वाली जगह का दौरा किया था। गोली से छलनी दीवारों को देखकर और बेगुनाह लोगों की मौत की कहानियों ने भगत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस घटना ने उनमें औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प जगाया। वे हत्याकांड स्थल से मिट्टी इकट्ठा करते थे, इसे पवित्र मानते थे। इस घटना ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया कि अहिंसक तरीके अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए और अधिक कट्टरपंथी तरीकों की तलाश शुरू कर दी। सोच में इस बदलाव ने उन्हें क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने और बाद में उनका नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु ने भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा था। इससे उन्हें लगी चोटों के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अपने नेता का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने पुलिस के एक सहायक अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स को मार डाला। हत्या की योजना बड़ी ही चालाकी से बनाई गई थी और उसे अंजाम दिया गया था। भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ मिलकर दिन दहाड़े इस हमले को अंजाम दिया। गोलीबारी के बाद वे अपने कार्यों को समझाते हुए पर्चे छोड़कर भागने में सफल रहे। बदला लेने के इस साहसिक कार्य ने भगत सिंह और उनके साथियों को राष्ट्रीय ध्यान में ला दिया। इस घटना ने भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। यह योजना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ
एक शक्तिशाली बयान देने के लिए थी। क्रांतिकारियों ने एक ऐसा दिन चुना जब असेंबली दमनकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए सत्र में थी। गैप 2S भगत सिंह और दत्त दर्शकों की गैलरी में दाखिल हुए और असेंबली चैम्बर के खाली क्षेत्र में 2 बम फेंके। बम जानबूझकर गैर घातक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जैसे ही अफरा तफरी मची, भगत सिंह और दत्त क्रांतिकारी नारे लगाने लगे और पर्चे फेंकने लगे। भागने की कोशिश करने के बजाय दोनों क्रांतिकारियों ने स्वेच्छा से अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। असेंबली बम कांड ने क्रांतिकारी लक्ष्य पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने के अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त किया। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस को भगत सिंह को JP सॉन्डर्स की हत्या से जोड़ने वाले सबूत मिले। इससे HSRA सदस्यों की एक श्रृंखला गिरफ्तार हुई और कुख्यात लाहौर षड्यंत्र का मामला सामने आया। भगत सिंह और उनके साथियों का मुकदमा एक सनसनीखेज घटना बन गई। क्रांतिकारियों ने अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए अदालत कक्ष का इस्तेमाल किया। भगत सिंह के वाकपटु भाषणों और निडर रवैये ने भारतीय जनता की कल्पना को मोह लिया। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और अन्य कैदी भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। रियायत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपीलों के बावजूद ब्रिटिश अधिकारी अडिग रहे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। जनता में अशांति के डर से फांसी को गुप्त रखा गया था। भगत सिंह केवल कर्मठ व्यक्ति नहीं थे, वे एक गहन विचारक और विपुल लेखक भी थे। एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी से एक प्रतिबद्ध समाजवादी के रूप में उनका वैचारिक विकास उनके लेखन में स्पष्ट है। उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों और क्रांतिकारियों की रचनाओं को पढ़ा। अपने प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं में भगत सिंह ने अंधविश्वास को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जीवन और समाज के लिए एक तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तर्क दिया। एक स्वतंत्र भारत के लिए भगत सिंह का दृष्टिकोण केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति से कहीं आगे था। उन्होंने एक समाजवादी क्रांति की वकालत की जो वर्ग असमानताओं को खत्म कर दे। भगत सिंह के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर उनका जोर था। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद भारतीय युवाओं की पीढ़ियों के लिए एक नारा बन गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ अटूट साहस के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनकी फांसी ने उनके भौतिक जीवन का अंत तो कर दिया, लेकिन लाखों भारतीयों के दिलों में उनकी अमरता की शुरुआत की। जैसे ही उनकी शहादत की खबर फैली, पूरे देश में दुख और क्रोध की लहर दौड़ गई। भगत सिंह के बलिदान का प्रभाव तत्काल और दूरगामी था। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। उनकी फांसी के बाद के वर्षों में भगत सिंह की विरासत लगातार बढ़ती रही। उनके विचारों को फैलाते हुए उनके लेखन का व्यापक रूप से प्रसार होना शुरू हुआ। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भगत सिंह प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक बने रहे। आज उनका चित्र पूरे भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सजा हुआ है, जो स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाता है। भगत सिंह का जीवन और बलिदान आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को प्रेरित करता है। स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें एक स्थायी प्रतीक बना दिया है। समकालीन भारत में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने में भगत सिंह के विचार प्रासंगिक बने हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और युवा सशक्तिकरण पर उनका जोर कई लोगों को पसंद आता है। छात्र आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर उनके नाम और आदर्शों का आह्वान करते हैं। भगत सिंह के नाम पर शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक स्थान उनकी विरासत की याद दिलाते हैं। बंगागांव में उनके जन्म स्थान को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। जैसे जैसे भारत का विकास जारी है, भगत सिंह का जीवन एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और एक बेहतर समाज की दिशा में काम करने का आग्रह करता है।